गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अमीनो एसिड पेप्टाइड और प्रोटीन के अंदर हमने क्या किया, सिंथेसिस वाला पोर्शन सारा कंप्लीट कर लिया है कि अमीनो एसिड को सिंथेसाइज किस किस मेथड से हम करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो आपका अमीनो एसिड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, भौतिक गुण उसके क्या क्या होते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी भी मीडियम के अंदर। तो मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक बार थोड़ा बहुत बता दिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड्स की क्या क्या होती है। वो पूरा लिखा हुआ आपका डिटेल के अंदर आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें डायरेक्टली पढ़ना। ठीक है, उसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो अमीनो एसिड है वो क्या होता है, उसमें डाइपोल मोमेंट होता है उसका, लेकिन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि डाइपोल है, द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्यों है? क्योंकि एक आपका एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये क्या है, आपका अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है। दो पोल्स है इसके अंदर, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था इसकी Ka की वैल्यू और Kb की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, लगभग न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इक्वल पोर्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, बाकी ये क्या करता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर विलय होता है, यानी जल के अंदर विलय होगा, नॉन पोलर के अंदर अविलय होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेम सेम के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, समान समान के अंदर घुलता है, वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है इस अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो अमीनो एसिड है उसके लिए अगर हम IR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो NH जो ग्रुप है उसकी वजह से आपको जो पीक मिलती है वो 3100 से 3000 के लगभग मिलती है। ठीक है, और जो आपका एसिडिक ग्रुप है उसकी वजह से 1600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यहाँ पर हमें पीक मिलती है। ठीक है, ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, अमीनो एसिड की। डिटेल में आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ना है हमें कि ये जो अमीनो एसिड है ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म में मिलते हैं। ये ज्विटर आयन क्या होता है ये हमें देखना था आज। ठीक है, ज्विटर आयन क्या होता है, तो ज्विटर आयन क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपका धन आयनिक पोर्शन और ऋण आयनिक पोर्शन दोनों प्रेजेंट हो, यानी नेगेटिव पोल भी हो पॉजिटिव पोल भी हो, यानी वो जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर टोटल तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, लेकिन आपके पास पोल्स दोनों होते हैं, ध्रुव दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म होता है, इसे हम ज्विटर आयनिक फॉर्म कहते हैं। अमीनो एसिड जो है वो हमारा ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ज्विटर आयनिक फॉर्म मिलता है हमें अमीनो एसिड का, तो नॉर्मली इसके अंदर दो ग्रुप है, एक एसीटेट है, एक अमोनियम ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्रुप्स है इनके अगर अलग अलग प्रॉपर्टी देखें तो वो अलग होती है, लेकिन अमीनो एसिड के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डिटेल में मतलब शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बाकी नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जो भी आपका रिएक्शन वगैरह है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई भी एमीन की या फिर एसिड की बात करते हैं, तो अलग अलग जब भी ये मॉलिक्यूल होते हैं, यानी अगर हम आप कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं या फिर एमीन के कोई भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वाष्पशील होते हैं, बहुत आसानी से ये क्या हो जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड की, तो इसके अंदर भी ये दोनों ग्रुप ही है, लेकिन ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन ठोस होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर हमें मिलता है, इसलिए ये वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर होनी किसकी चाहिए, जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है और जो बेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वही इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर एसिड को अलग ले बेस को अलग ले तो ये वोलेटाइल होते हैं, लेकिन ये जो अमीनो एसिड है हमारे ये क्या होते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, क्रिस्टलीय अवस्था के अंदर हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट वाली क्लासेस के अंदर बताया था कि अलग अलग प्रॉपर्टी क्या होती है अमीन की, एसिड की, और अमीनो एसिड के अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यानी ज्विटर आयनिक फॉर्म जो है अमीनो एसिड की, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हो गया कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो ज्विटर आयनिक फॉर्म होती है अमीनो एसिड की, ये क्या होती है, क्रिस्टलाइन
सॉलिड होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है, जो कि इवोपरेट नहीं होते हैं, और इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, एक क्या होता है कि ये जो है वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर आयंस है, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही क्या होता होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, इसके अलावा हाई डाइपोल मोमेंट होता है, के बी की वैल्यू जो है वो लगभग 10 की पावर -5 या -4 के लगभग होता है, यानी ये क्या होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम ये जो आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म है अमीनो एसिड का, उसको अगर एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो क्या होता है, बेसिक मीडियम में लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, और अगर हम एसिडिक और बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो ये जो हमारा ज्विटर आयनिक फॉर्म है ये किस आयन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये अगर हम इसे किसी भी इलेक्ट्रोड्स में रखें तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा या फिर एनोड की तरफ मूव करेगा, ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि ये जो आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म है, इसको अगर हम एसिडिक मीडियम के अंदर रखते हैं, ठीक है, इसको अगर हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर हम अमीनो अम्लों को इस तरह से लिखें कि ये आपका एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप, ठीक है, यानी एक COOH है, एक NH2 है, तो अमीनो एसिड कभी भी ऐसे नहीं मिलते हैं, हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म में मिलते हैं, यानी डाइपोलर फॉर्म के अंदर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो ये एसिडिक ग्रुप है ये अम्लीय है, बहुत आसानी से H+ को डोनेट करेगा। ठीक है, ये बहुत आसानी से अगर H+ डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, ये इस तरह से ऑक्सलेट फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, यानी ऋणायनिक फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, बेसिक ग्रुप है, क्षारीय समूह है, तो ये हमेशा क्या करेगा, ये इस जो प्रोटॉन इससे निकाला इसको हमेशा लेगा और NH3+ की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो कोई भी अमीनो एसिड अगर हम लेते हैं तो वो हमेशा ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर ही हमें मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्स में भी हो सकती है, लेकिन रिवर्स में ये जो रिएक्शन है ये बहुत कम होती है। ठीक है, अब क्या, अब हम इस ज्विटर आयनिक फॉर्म को अगर अम्लीय माध्यम के अंदर रखते हैं, ठीक है, अम्लीय माध्यम का मतलब क्या है कि हम क्या ले रहे हैं, बाहर जो सॉल्यूशन है हमारा उसके अंदर या सोलवेंट जो ले रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे H+ होंगे। ठीक है, यानी प्रोटॉन होंगे, तो वही होगा हमारा अम्लीय मीडियम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन्स है तो क्या होगा, प्रोटॉन्स है मतलब हम क्या ले रहे हैं, अम्लीय माध्यम ले रहे हैं, यानी जलीय विलयन ले रहे हैं किसी भी अम्लीय माध्यम में। ठीक है, यानी H+ है, एसिडिक कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं और उसके साथ वाटर ले रहे हैं एज ए सोलवेंट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एक जो आपका अम्लीय प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है, वो आके रिएक्ट कहाँ पे करेगा, इसके ऊपर, यानी यहाँ पर अब ये जो COO- है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए बेस, यानी ये क्या होगा, आसानी से H+ को लेगा। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, एक फॉर्म बनेगी इस तरह से कि ये बन जाएगा न्यूट्रल और ये रहेगा NH3+ की फॉर्म में। कि अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, अगर हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, अगर हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम लिया, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन था इसने प्रोटॉन ले लिया, यानी ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये प्रोटॉन लेके ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास ये जो पूरी स्पीसीज बची, ये कौन सी बनी, बची कैटाइनिक, यानी इसके ऊपर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज रहा। ठीक है, और ये स्पीसीज इसको जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, धनायनिक या फिर कैटाइनिक कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सी स्पीसीज है, कैटाइनिक या धनायनिक बोला जाता है इसको। ये स्पीसीज बनी जब भी हमने इस ज्विटर आयन को एसिडिक मीडियम के अंदर रखा। ठीक है, तब हमने ये लिया। अब अगर इसी को ही, इस ज्विटर आयनिक फॉर्म को ही अगर हम बेसिक मीडियम के अंदर रखते हैं, क्षारीय माध्यम में अगर रखते हैं, तो क्या होगा, तो क्षारीय माध्यम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि यहाँ से H+ को बाहर निकालेंगे, तो H+ यहाँ से, अब इसमें अम्लीय समूह कौन सा है, ये वाला या ये वाला, तो अम्लीय समूह कौन सा होता है जो आसानी से H+ दे, तो यहाँ पर आसानी से H+ कौन देगा, ये अमोनियम ग्रुप देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समूह है ये अम्लीय प्रवृत्ति शो कर रहा है, तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा किसी भी बेस या क्षार की प्रेजेंस, यानी ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स में भी चलती है। ठीक है, अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं ये भी रिवर्स में चलेगी। ठीक है, अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो मतलब हम क्या ले रहे हैं, कोई भी
हाइड्रोक्साइल आयन ले रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सी आयन ले रहे हैं, ठीक है, जो क्या करेगा इसमें से H प्लस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। H प्लस को अगर बाहर निकालेगा तो कहाँ से निकलेगा, इसमें से, और आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा RCH NH2। यानी हमने क्या किया, इसमें से H प्लस निकाला तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा लिखूं, यहाँ पे क्या होगा, ये RCH COO माइनस और NH2 ये बनेगा, ठीक है। लेकिन चार्ज सिर्फ कौन सा बचेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन का, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन का चार्ज बचा, मतलब ये पूरी स्पीसीज जो है वो क्या हो गई, एनायनिक स्पीसीज हो गई, ठीक है। एनायनिक या फिर इसे क्या कहते हैं, ऋणायनिक, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर किसी ज्विटर आयन को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो वो हमें कैटायनिक फॉर्म के अंदर मिलती है, और अगर हम ज्विटर आयन को किसी भी बेसिक मीडियम में लेते हैं, क्षारीय माध्यम में लेते हैं, तो ये ऋणायनिक स्पीसीज के रूप में हमें मिलता है। अब एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अगर हम इतने की ही बात करें तो क्या होता है कि अगर हम इसको किसी भी सेल के अंदर रखें जिसके अंदर इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, तो क्या होता है, कैथोड में जो होता है वो आपका ये जो अम्लीय माध्यम में जो मिला, अम्लीय माध्यम में हमें क्या मिला, कैटायन मिला। ये कैटायन किसकी तरफ मूव करेगा, ये कैथोड की तरफ मूव करता है। ये किसकी तरफ मूव करता है, अगर हम इसे सेल के अंदर में रखते हैं, इस पूरी स्पीशीज को अगर किसी सेल के अंदर रखा जाता है तो ये क्या होता है, धनायन जो धनायनिक जो पोर्शन है जो कि हमने अम्लीय माध्यम में रख के ज्विटर आयन को बनाया है, ये क्या करता है, ये कैथोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। और ये जो आपका ऋणायनिक या एनायनिक फॉर्म है, ये क्या होता है, ये एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। यानी अगर ज्विटर आयनिक फॉर्म को हम एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर रखते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, और अगर बेसिक मीडियम में रखते हैं तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, किसके, अमीनो एसिड का, कि अमीनो एसिड को अगर हम अम्लीय माध्यम के अंदर रखते हैं तो वो कैटायनिक फॉर्म में होता है, एनोड की तरफ मूव करता है, और अगर हम अमीनो एसिड को बेसिक ये क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो ये क्या होता है, ऋणायनिक होता है, एनायनिक होता है, एनोड की तरफ मूवमेंट करता है। अब आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, सम विभव बिंदु, ये क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमने ज्विटर आयन को अगर एसिडिक बेसिक मीडियम में रखा तो ये मूवमेंट होता है कैथोड और एनोड की तरफ, ठीक है। अगर हम क्या करें, हमारे पास एसिडिक बेसिक मीडियम लो, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, एनायनिक फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन यानी ऋणायनिक जो रूप है आपका अमीनो एसिड का, उसका उसकी सांद्रता, और कैटायनिक जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसकी सांद्रता अगर इक्वल है, सेम है, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, और तब क्या होता है, इन आयंस का कैथोड और एनोड की तरफ मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तब क्या होता है, ये ना तो एनोड की तरफ मूव करते हैं ना कैथोड की तरफ मूव करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। ये चीज होती है। तो इस वजह से ऐसा जो पॉइंट जहां पर क्या होता है, एनायनिक ऋणायनिक भाग और कैटायनिक भाग यानी धनायनिक भाग जो है वो एक दूसरे की, उनकी दोनों की सांद्रता एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तब ना तो कोई मोलिक्यूल या कोई आयन कैथोड की तरफ मूव करता है, ना कोई आयन एनोड की तरफ मूव करता है। ऐसा जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या सम विभव बिंदु कहते हैं, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से अनइफेक्टेड रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, सम विभव बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो सम विभव बिंदु क्या होता है, एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, कि अगर कोई ज्विटर आयनिक फॉर्म है उसको हमने एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर रखा है, तो हमारे पास एक कैटायनिक पोर्शन होता है, एक एनायनिक पोर्शन होता है, एक धनायनिक भाग होता है और एक ऋणायनिक भाग होता है, और दोनों अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता समान है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तब ये ना एनोड की तरफ मूवमेंट होता है ना कैथोड की तरफ मूवमेंट होता है। तो क्या होता है, ये बाह्य
विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहते हैं, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन लिखी हुई नोट्स में मिल जाएगी, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि अगर कैटायनिक और एनायनिक पोर्शन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो एनोड और कैथोड की तरफ आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। ये जो मॉलिक्यूल है या आयन जो है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहते हैं, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड है ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं, ज्यादातर समविभव बिंदु पर मिलते हैं, जहां पर ना तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, ना ये बेसिक नेचर शो करता है, ना तो अम्लीय समूह की प्रवृत्ति दिखाता है और ना ही क्षारीय समूह की प्रवृत्ति दिखाता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये क्या होती है, पीएच डिपेंडेंट होती है, यानी पीएच पे डिपेंड करती है कि अगर हम अम्लीय माध्यम ले रहे हैं तो उसकी पीएच क्या होगी, कम होगी, अगर हम क्षारीय माध्यम ले रहे हैं तो उसकी पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पीएच क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, पीएच क्या होती है, लगभग 7 के लगभग होती है। तो सारे जो अमीनो एसिड है वो लगभग न्यूट्रल पीएच के पास रहते हैं, लगभग 7 के पास उसकी वैल्यू आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन का जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती है, 6.1 होती है, यानी लगभग ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर बात करें हम फेनिलएलेनीन की तो इसका होता है 5.5, फिनाइल एलेनिन की इसका होता है कितना, 5.5, यानी ये भी क्या है, लगभग न्यूट्रल है। लेकिन हम अगर ऐसे अमीनो एसिड देखें जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, ठीक है, जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड के अंदर क्या होता है, 2 एसिडिक ग्रुप होते हैं, तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, तब इसकी पीएच की वैल्यू क्या होती है, 3.2 होती है। यानी अगर हम किसकी बात करें, ग्लूटामिक एसिड की, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की अगर बात करते हैं, क्या है, ये भी अमीनो एसिड है जिसके अंदर 2 एसिडिक ग्रुप होते हैं, तब इसकी पीएच कितनी होती है, 3.2। 3.2 का मतलब क्या है, ये एसिडिक होता है, यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो और जिनके पास ये एमीन और एसिडिक ग्रुप ये दोनों सेम है, सेम अमाउंट में है, तो वो लगभग न्यूट्रल पीएच के पास आपके होते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थी अमीनो एसिड की। इसके अंदर एक चीज और बची है आपकी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ठीक है, एक चीज और बची है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद में क्लास एंड करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जैसे हमने ये अमीनो एसिड का ड्यूटराइनिक फॉर्म लिया, ठीक है, इसको एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर रखा, तो अगर इनकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है तो ये क्या करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा कैटायन, और एनोड की तरफ मूव करेगा क्या, एनायन। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, अगर ये ऐसा मूवमेंट होता है एनोड और कैथोड के ऊपर, तब इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं, या हम इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इसको इस तरह से, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि अगर हमारे एसिडिक ये एनायनिक पोर्शन और कैटायनिक पोर्शन की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है तो ये एनोड और कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, इसे हम वैद्युत कण संचलन या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई अमीनो एसिड अगर आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर है तो वो क्या होता है, ये मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, तब आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होगा। ये अब इसके बाद में अमीनो एसिड में सिर्फ क्या बचा है कि आपके पास 2 ग्रुप्स है, इन दोनों ग्रुप्स की वजह से ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।